रीवा और अद्वैत अव्या को सगाई के लिए कंग्रेचुलेट कर रहे थे। अब वो शिवाय से तो कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपना रुख अव्या की तरफ कर लिया। वो दोनों अपने दोस्तों को अव्या से मिलवाने लगे। शिवाय भी वही अव्या के बगल में खड़ा था। उसने अभी भी अव्या का हाथ पकड़ रखा था। अद्वैत के सारे दोस्त, जो कि लड़के थे, अव्या से मिलने के लिए आगे आए। उन्हें वहां देख शिवाय की आंखें फिर से सख्त हो गई। वो घूर घूर कर उन सब की तरफ देखने लगा। जब भी कोई लड़का अव्या से कुछ बात करता, शिवाय अपने हाथों में पकड़े अव्या के हाथ को थोड़ा और कस लेता। अव्या भी शिवाय के इस बिहेवियर को बहुत अच्छे से नोटिस कर रही थी, पर इस वक्त उसने शांत रहना ही ठीक समझा। अब सगाई में आए हुए सभी मेहमान एक एक कर शिवाय और अव्या से मिलने के लिए स्टेज पर आने लगे। सभी अव्या और शिवाय को बधाई दे रहे थे, उन दोनों को गिफ्ट्स दे रहे थे। उन दोनों ने सब मेहमानों के साथ तस्वीरें भी खींची। सब उन दोनों को बधाई देते वक्त शिवाय के साथ साथ अव्या से भी हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करते, लेकिन अव्या ने किसी से भी हाथ नहीं मिलाया। वो जवाब में सिर्फ उनकी तरफ देखकर मुस्कुराती, लेकिन उसका उनकी तरफ देखकर मुस्कुराना भी शिवाय के आंखों में खटक रहा था। वो अव्या से कुछ कहने वाला था, तभी उसके कानों पर अद्वैत की खुशी से चहकती हुई आवाज पड़ी, रतन भाई। तभी कोई आकर शिवाय और अव्या के सामने खड़ा हो गया। अव्या ने अपने सामने देखा तो एक लंबा चौड़ा लड़का मुस्कुराते हुए शिवाय की तरफ देख रहा था। ये था रतन, शिवाय की बुआ गायत्री जी का बेटा। रतन शिवाय से 3 साल छोटा था। वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए शिवाय के गले लग गया। शिवाय ने भी बिना ज्यादा कुछ रिएक्ट ना करते हुए उसे गले लगा लिया। रतन फिर शिवाय से दूर होते हुए बोला, बहुत बहुत बधाई हो भाई। हम सबको तो कभी नहीं लगा था कि आप शादी करोगे, लेकिन आपने तो हमें इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। शिवाय का चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन रतन शिवाय का नेचर बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसने फिर अव्या की तरफ देखा और एक शरारत भरी मुस्कान देते हुए बोला, लेकिन भाई, भाभी तो बहुत खूबसूरत ढूंढी है आपने। उसकी बात सुन शिवाय का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। रतन बहुत ही नटखट और चुलबुले स्वभाव का लड़का था। शिवाय भी उसके इस स्वभाव से परिचित था, वरना अव्या के बारे में किसी को ऐसे बोलते देख पता नहीं शिवाय उस शख्स के साथ क्या ही कर देता। रतन अव्या को देखते हुए बोला, नमस्ते भाभी, मैं आपका देवर, मतलब शिवाय भाई की बुआ का बेटा। आपको नहीं पता कि आपसे मिलने के लिए मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड था। अव्या ने उसकी तरफ देख एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दी और अपनी मीठी आवाज में बोली, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। अव्या को किसी और की तरफ देखकर इतना खूबसूरती से मुस्कुराता देख शिवाय के सीने पर सांप लौटने लगे। वो अपने हाथ में पकड़े अव्या के हाथ को जोर से मसलने लगा। उसको ऐसा करते महसूस कर अव्या ने थोड़ी घबराहट से शिवाय की तरफ देखा। तभी रतन फिर से बोला, अरे भाभी, इतना रूखा सूखा इंट्रोडक्शन। इतना बोलकर वो अव्या से गले मिलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी शिवाय ने झटके से अव्या को अपने करीब कर लिया और गुस्से से रतन की तरफ देखने लगा। शिवाय के ऐसे करने से रतन कंफ्यूजन में शिवाय की तरफ देखने लगा, लेकिन शिवाय को इतने गुस्से में देख वो एकदम से डर गया। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। वो एकदम धीमी आवाज में मिनमिनाते हुए बोला, भाई, मैं तो भाभी से। वो बोल ही रहा था, तभी शिवाय ने अपनी कड़क आवाज में कहा, हो गया मिलकर, अब जाओ यहाँ से। रतन शिवाय के गुस्से से अच्छे से वाकिफ था। डर से उसके मुंह से आवाज ही बाहर नहीं आ रही थी। तभी अद्वैत उसके पास आया। वो रतन को अपने साथ वहां से थोड़ी दूर ले जाते हुए बोला, क्या कर रहा था ब्रो? शिवाय भाई के हाथों पिटना चाहता था क्या? उसकी बात सुन रतन छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोला, मैं तो बस भाभी के साथ थोड़ा मजाक कर रहा था यार, मुझे क्या पता था कि भाई इतने सीरियस हो जाएंगे। अद्वैत उसका कंधा थपथपाते हुए बोला, बच गया ब्रो, वरना आज मजाक मजाक में भाई तेरा ही मजाक बना देते। उन दोनों के वहां से जाने के बाद अव्या फिर से सीधे खड़ी हो गई। उसे शिवाय की इसकी गई हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने आसपास देखा तो वहां खड़े सब लोग उनकी तरफ ही देख रहे थे। सबको उनकी तरफ ऐसे देखते देख उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगा। वो अब एक पल भी वहां और नहीं रुकना चाहती थी। शिवाय अभी भी गुस्से से रतन को जाते हुए देख रहा था। तभी अव्या ने झटके से अपना हाथ शिवाय के हाथों से छुड़ा लिया और बिना किसी की तरफ देखे आगे बढ़ गई। उसके ऐसे करने से शिवाय का ध्यान भी अव्या की तरफ गया। उसे अव्या का ऐसे अपना हाथ झटकना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने देखा तो अव्या जल्दी जल्दी में चलते हुए फंक्शन हॉल के एक तरफ जा रही थी, जहां से फंक्शन हॉल से बाहर जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता बनाया गया था। उसको वहां जाता देख शिवाय ने अपनी भौहें सिकुड़ ली। अव्या गुस्से में चलते हुए बिना किसी की परवाह किए सीधे फंक्शन हॉल से बाहर आ गई। वो इस वक्त फंक्शन हॉल के बाहर बने होटल की लॉबी में से जा रही थी। ये दूसरी तरफ का रास्ता होने के कारण यहाँ और कोई रिश्तेदार या फिर घर का कोई भी सदस्य नहीं था। वो वहां से लिफ्ट की तरफ आगे बढ़ी, तभी किसी ने पीछे से आते हुए एकदम से उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए एक कोने में ले गया।
अव्या बिना देखे ही बता सकती थी कि ये कौन है। उसने उस शख्स से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मेरा हाथ। शिवाय ने अव्या को पीछे की दीवार से सटा लिया और उसके कंधों को पकड़ते हुए बोला, ऐसे बिना किसी को बताए कहाँ जा रही थी तुम। उसकी बात सुन अव्या को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो उसके हाथों को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, मैं कहीं भी जाऊँ, तुमसे मतलब। उसकी बात सुन शिवाय उसको एक वार्निंग भरा लुक देते हुए तेजी से बोला। अव्या, उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो अभी जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अव्या भी आज उसकी एक नहीं मानने वाली थी। वो शिवाय की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, क्या कर रहे थे तुम वहाँ, सबके सामने, मुझे ऐसे खींचने की क्या जरूरत थी। कितने लोग थे वहाँ जो हमारी तरफ देख रहे थे, पता नहीं वो लोग मेरे बारे में अब क्या सोच रहे होंगे। अव्या की बातें सुन शिवाय का दबा हुआ गुस्सा बाहर आने लगा। वो अपने दांत किटकिटाते हुए अव्या से बोला, तो क्या तुम्हारे करीब आने देता उससे, क्या ये चाहती थी तुम। मना किया था ना मैंने तुम्हें किसी भी गैर मर्द से बात करने से, किसी और मर्द को अपने करीब आने देने से। उसकी बात सुन अव्या ने गुस्से और हैरानी से शिवाय की तरफ देखा, जैसे उसे यकीन ना हो रहा हो कि अभी अभी उसने क्या सुना है। वो शिवाय की आंखों में देखते हुए गुस्से से बोली, तुम समझ भी रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हो। वो सिर्फ मुझसे बात कर रहे थे, वो मुझे कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। ही वॉज जस्ट बीइंग नाइस, लेकिन तुम्हारी तो सोच ही घटिया है। और तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है, अगर कोई मुझसे बात कर रहा है तो, अगर कोई मेरे करीब आ रहा है तो। तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि मैं किससे बात करूंगी और किससे नहीं। किसने हक दिया तुम्हें ऐसे सबके सामने मुझ पर अपनी मर्जी चलाने का। अव्या की बातें सुन शिवाय का शरीर गुस्से से जलने लगा। अव्या की बातें काफी थी उसके अंदर का शैतान जगाने के लिए। उसने अपने एक हाथ से अव्या के जबड़े को पकड़ लिया और उसके गालों को दबाते हुए गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने कि मुझे क्या हक है। बताता हूँ तुम्हें कि मुझे क्या हक है। उसने अपने एक हाथ से अव्या का सगाई की अंगूठी पहना हुआ हाथ ऊपर उठाया और वो उसे दिखाते हुए बोला, ये देख रही हो ना तुम, याद है ना तुम्हें ये है मेरा हक। उसने अव्या की अंगूठी पहनी हुई उंगली को पकड़ा और उस अंगूठी को उसके उंगली पर जोर से दबाया। उसके ऐसा करने से अव्या को अपने हाथों में एक बहुत ही तेज दर्द महसूस हुआ। वो अपना हाथ शिवाय से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसे कभी नहीं लगा था कि शिवाय उसके साथ इतनी बेदर्दी से पेश आएगा। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वो दर्द से तड़पते हुए शिवाय की तरफ देखने लगी, लेकिन शिवाय तो जैसे अपने गुस्से में सब भूल गया था। वो गुस्से से अपने दांत भींचते हुए बोला, अब समझ में आ गया तुम्हें कि मेरा क्या हक है तुम पर। एक बात हमेशा के लिए अपने दिल और दिमाग में बैठा लो, मैं जैसा चाहूंगा तुम्हें वैसे ही रहना होगा। तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा, क्योंकि आज से, बल्कि अभी से ही, तुम पर, तुम्हारे दिल पर और तुम्हारे शरीर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा, सिर्फ और सिर्फ शिवाय सिंघानिया का हक है। इतना बोलकर शिवाय ने एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया और गुस्से से वहां से चला गया। शिवाय का ऐसा डरावना रूप और उसकी ऐसी बातें सुन तो अव्या किसी सदमे में ही चली गई थी। वो किसी पुतले की तरह अपनी जगह पर ही खड़ी रही। उसके दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। अनिका जो उधर से गुजर रही थी, उसकी नज़र वहां खड़ी अव्या पर गई। दरअसल वो कब से इधर उधर अव्या को ही ढूंढ रही थी। वो जल्दी से अव्या के पास जाते हुए बोली, अव्या, कहाँ चली गई थी तू। तुझे पता है मैं कब से तुझे। लेकिन तभी उसकी नज़र अव्या के चेहरे पर गई। अव्या को रोता हुआ देख अनिका का दिल चिंता से भर गया। वो उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोली, अव्या, क्या हुआ तुझे, रो क्यों रही है तू। किसी ने कुछ कहा तुझसे। लेकिन अव्या तो बस एकटक अपने सामने देखते हुए रोए जा रही थी। उसके कानों में बार बार शिवाय के वो कड़वे शब्द गूंज रहे थे, क्या तुम्हारे करीब आने देता मैं उससे। क्या यही चाहती थी तुम पर सिर्फ शिवाय सिंघानिया का हक है। तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। आज तक उसके घरवालों में से किसी ने भी उससे इस तरह से बात नहीं की थी, इस तरह से बर्ताव नहीं किया था जिस तरह शिवाय उसके साथ कर रहा था। वो बचपन से ऐसे वातावरण में रही थी जहां लोग उससे हमेशा प्यार और रिस्पेक्ट से बातें करते थे। किसी ने आज तक उससे इतनी बदतमीजी से बात नहीं की थी। अव्या को कुछ ना बोलता देख अनिका उसे कंधे से हिलाते हुए बोली, अव्या, कुछ तो बोलना, क्या हुआ है। मुझे डर लग रहा है यार, रुक, मैं अभी जाकर आंटी को बुलाकर लाती हूँ। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगी। कंचन जी का नाम सुन अव्या जल्दी से अनिका को रोकते हुए बोली, नहीं अनिका, माँ को मत बुलाना। उसकी आवाज सुन अनिका वापस उसके पास आए और उसे अजीब सी नजरों से देखने लगी। अव्या ठीक से खड़ी हो गई। उसने अपने आंसू पोंछ लिए और खुद को ठीक करते हुए बोली, मैं कुछ देर के लिए अपने रूम में जा रही हूँ। तू ये सब कुछ माँ को बिल्कुल मत बताना। तू माँ से बस इतना कहना कि मेरा सिर थोड़ा दर्द कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ी देर रूम में आराम कर रही हूँ। इतना बोलकर अव्या कमरे की तरफ जाने लगी।
तभी अनिका ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोली, सच सच बता अव्या, उसने ही कुछ किया है ना, इसीलिए तू इतना रो रही थी। अनिका की बात सुन अव्या अपनी जगह पर ही रुक गई, लेकिन उसने पीछे मुड़कर अनिका की तरफ नहीं देखा। उसके आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसकी चुप्पी देख अनिका सब समझ गई। वो अव्या के सामने आकर खड़े होते हुए बोली, आज तो बस तुम दोनों की सगाई हुई है और अभी से ही वो इतना बुरा व्यवहार कर रहा है तेरे साथ, तो सोच के आगे वो क्या क्या करेगा। अभी भी वक्त है अव्या, अपने घर वालों को जाकर सब कुछ बता दे। मुझे यकीन है अगर अंकल को ये बात पता चली तो वो कभी भी तुम्हारी शादी उससे नहीं कराएंगे। और तू चिंता क्यों कर रही है, हम पुलिस के पास जाएंगे, उसकी शिकायत करेंगे। लेकिन सच में यार, मैं तुझे इतना दुखी नहीं देख सकती। उसकी बात सुन अव्या अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, तुझे नहीं पता अनिका कि वो कितना बड़ा संकी इंसान है। पुलिस, कानून सब उसके मुट्ठी में है। अगर मैंने कहा कि मुझे ये शादी नहीं करनी तो पापा कभी मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी नहीं कराएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या वो मुझे, मेरे परिवार को चैन से जीने देगा? वो चाहे मेरे साथ कुछ भी करे, लेकिन मैं अपनी वजह से अपने घरवालों को कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी बात सुनकर अनिका भी अब कुछ नहीं बोल पाई। अव्या ने अपने आंसू पोंछे और फिर से अपने आप को नॉर्मल करते हुए अनिका से बोली, तू माँ को बता दे कि मैं ऊपर हूँ, वरना वो खामखा परेशान हो जाएगी। और इतना बोलकर वो सीधे होटल के रूम की तरफ बढ़ गई। इधर फंक्शन हॉल में सभी औरतें बैठी एक दूसरे से बातें कर रही थी। उनमें से एक औरत विजया जी से बोली, विजया, बहू तो बहुत सुंदर ढूंढी है तुमने अपने बेटे के लिए, मानना पड़ेगा तुम्हारी पसंद को। वहां बैठी बाकी की औरतें भी अव्या की बहुत तारीफ करने लगी। उन सब की बात सुन विजया जी का चेहरा खुशी से भर गया। लेकिन तभी वहीं बैठी एक दूसरी औरत ने कहा, हाँ, लड़की ही तो बहुत खूबसूरत, लेकिन लड़की के घर वाले, उन्होंने मुंह बनाते हुए आगे कहा, लड़की के घर वाले बहुत ही आम लोग लगते हैं, ना इनका कोई बिजनेस है, ना इनके परिवार को कोई जानता है, बहुत ही मिडिल क्लास लोग हैं ये। उनकी बात सुन विजया जी का चेहरा उतर गया। तभी उस औरत के हाँ में हाँ मिलाते हुए वही बैठी एक दूसरी औरत ने कहा, हाँ विजया, जरा संभल के रहना, तुम्हें नहीं पता ये मिडिल क्लास घर की लड़कियां बहुत तेज होती है, इन्हें सिर्फ अपने पति के पैसे चाहिए होते हैं। उनकी बातें सुन अब विजया जी को गुस्सा आने लगा था। उनका मन कर रहा था कि अभी इन सब औरतों को यहाँ से बाहर निकाल दे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। वो अपना चेहरा थोड़ा गंभीर करते हुए उस औरत से बोली, क्या सच में भाभी जी, क्या सच में लड़कियों को सिर्फ पति का पैसा चाहिए होता है? विजया जी का सवाल सुन वो दो औरतें हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ विजया, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए होता है। उनकी बात सुन विजया जी ने अपने चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कान लाते हुए बोली, अच्छा हुआ भाभी कि आपने मुझे बता दिया, मैं ये बात अभी जाकर शिवाय को बता देती हूँ। उनकी बात सुन उन दो औरतों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें लग रहा था कि वो विजया जी को भड़काने में कामयाब हो गई है। उनमें से एक ने विजया जी से पूछा, अच्छा क्या कहोगी तुम शिवाय से? विजया जी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, यही कि आज से उसे ज्यादा पैसे कमाने होंगे ताकि वो मेरी बहू को हमेशा खुश रख सके। उनकी बात सुन उन दो औरतों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या बोले। विजया जी ने अपनी बातों से उनका मुंह पूरी तरह से बंद कर दिया था। वहां बैठी बाकी की सारी औरतें अपना मुंह दबाकर हंसने लगीं। कुछ देर बाद रिश्तेदार अब खाना खाकर वापस जा रहे थे। जाते वक्त सभी रिश्तेदार सिंघनिया और अग्रवाल परिवार को बधाइयां दे रहे थे। शिवाय वहीं एक सोफे पे बैठा अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। अगर कोई मेहमान उससे बात करने आता तो वो जवाब में सिर्फ अपना सिर हिला देता। उसे उन लोगों में ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था। कुछ देर बाद अब सब मेहमान वहां से चले गए थे। अब वहां सिर्फ सिंघानिया परिवार और अग्रवाल परिवार के ही लोग थे। वो सब अब साथ बैठकर डिनर करने वाले थे। वैष्णवी जी कंचन जी से बोली, अरे बहन जी, हमारी बहू कहाँ है, कब से दिखाई नहीं दी? वही खड़ी विजया जी ने भी हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ बहन जी, अव्या कहाँ है, आप उसे भी खाने के लिए बुला लीजिए, तब तक बाकी सब लोग भी आ जाएंगे। उनकी बात सुन कंचन जी का मुंह लटक गया। उन्हें अव्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि अव्या ऐसे फंक्शन के बीच में ही कमरे में जाकर बैठ गई है। उन्हें लगा कि सिंघानिया परिवार अव्या के बारे में क्या सोचेगा कि उनकी होने वाली बहू कितने नखरे दिखा रही है। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, जी, वो उसका थोड़ा सिर दर्द कर रहा था, इसीलिए मैंने ही उसे कुछ देर आराम करने के लिए रूम में भेज दिया। आप जरा रुकिए, मैं अभी जाकर उसे बुलाकर लाती हूँ। उनकी बात सुन विजया जी उन्हें रोकते हुए बोली, अरे नहीं नहीं बहन जी,
अच्छा हुआ आपने उसे कमरे में भेज दिया, सुबह से सगाई की तैयारियों की वजह से थक गई होगी वो। कोई जरूरत नहीं है उसे यहाँ बुलाने की, आप ऐसा कीजिए, आप उसका खाना रूम में ही भेज दीजिए। उनकी बात सुन कंचन जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। ये जानकर कि उनके बेटी का ससुराल इतना अच्छा है, उन्हें अपने दिल में बहुत खुशी महसूस हुई। कुछ देर में सब लोग डिनर करने आ गए। विजया जी ने शिवाय को भी वहां बुला लिया। एक टेबल पर विजया जी, राजेंद्र जी, आशुतोष जी, कंचन जी, वैष्णवी जी, सभी बड़े लोग बैठकर डिनर कर रहे थे। दूसरी ओर अद्विक, रीवा, आर्यन और अनीका बैठे हुए थे। कुछ देर में ही अनिका और रीवा की अच्छी दोस्ती हो गई थी। अनिका को अव्या के लिए शिवाय बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसे शिवाय का परिवार बहुत अच्छा लगा। उन सब ने रतन को भी अपने साथ वहीं रोक लिया था। वो सब हंसी खुशी बातें करते हुए खाना खा रहे थे। वहीं उन सब से थोड़ी दूर एक टेबल पर शिवाय, शार्विक और तुषार बैठे हुए थे। उनके टेबल पर पूरी तरह से सन्नाटा था। शिवाय का चेहरा हमेशा की तरह सख्त और भावहीन था। शार्विक का पूरा ध्यान अपने खाने पर था, वो बिल्कुल शांति से अपना खाना खा रहा था। लेकिन उनके साथ बैठा तुषार, उसका मुंह तो देखने जैसा था। वो कभी शिवाय और शार्विक की तरफ देखता तो कभी अद्विक की टेबल की तरफ। बेचारा, वो तो अद्विक और रतन के साथ जाकर खाना खाना चाहता था, लेकिन शार्विक ने उसे भी यहाँ बिठा लिया। शिवाय के सामने बैठकर अब उसे खाना तो दूर, उसे अपनी प्लेट में चम्मच घुमाने से भी डर लग रहा था। शिवाय किसी को देखा नहीं रहा था, लेकिन बार बार उसकी नजरें इधर उधर जा रही थीं। जब से वो यहाँ आया था तब से ही वो बार बार अपनी नजरें घुमाकर अव्या को ढूंढ रहा था, लेकिन अव्या उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसे समझ नहीं आया कि अगर सब लोग यहाँ हैं तो वो क्यों नहीं है यहाँ तक कि उसकी दोस्त भी यहाँ सबके साथ बैठकर खाना खा रही है। शिवाय के आंखों के सामने कुछ देर पहले हुआ इंसिडेंट आया, जब वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और अव्या दर्द से तड़पते हुए रो रही थी। वो याद आते ही शिवाय ने एकदम से अपने हाथ में पकड़ा हुआ खाने से भरा चम्मच नीचे रख दिया। उसका दिल बेचैनी से भर गया। एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया कि क्या वो अव्या के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया था, लेकिन ऐसे सवालों के लिए उसके दिल में बिल्कुल जगह नहीं थी। वो फिर से सीधे बैठ गया, लेकिन अब उसे खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। उसने फिर से अपने आसपास देखा। वो किसी से पूछना चाहता था कि अव्या अभी तक खाने के लिए क्यों नहीं आए, लेकिन वो शिवाय सिंघानिया था, उसका ईगो उसे ये करने की इजाजत नहीं दे रहा था। वो वैसे ही शांत अपनी जगह पर बैठा रहा, इस इंतजार में कि जाने अनजाने में कोई तो अव्या के बारे में बात करेगा। लेकिन सब अपने में ही खोए हुए थे, किसी ने भी अव्या के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि सबको पहले ही पता था कि अव्या होटल रूम में आराम कर रही है। धीरे धीरे सबका खाना हो गया। आज के फंक्शन की वजह से सब लोग बहुत थक गए थे। राजेंद्र जी ने ऐलान किया कि थके होने के कारण सब लोग आज रात यहीं होटल में रुकेंगे। उन्होंने सबके लिए कमरे बुक कर दिए। आशुतोष जी उन्हें मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी एक बात नहीं सुनी। आज रात सब यहीं रहेंगे। ये सुनकर तो अद्विक, आर्यन, रीवा और अब रतन भी खुशी से चहक उठे। उन्होंने रात में रूम में ताश खेलने का प्रोग्राम बना लिया। रात का वक्त अव्या और अनिका दोनों ने अपने लिए एक ही कमरा लिया हुआ था। अनिका तो कब की थककर सो चुकी थी, लेकिन अव्या की आंखों में आज दूर दूर तक नींद नहीं थी। वो कब से अपनी खुली आंखों से सीलिंग को घूर रही थी। फिर कुछ सोचकर वो अपनी जगह से उठकर बैठ गई। उसने अपने मोबाइल में वक्त देखा तो रात के 12:30 बजे थे। वो बेड से नीचे उतरी। उसने पहले ही अपने कपड़े बदल लिए थे। दरअसल कंचन जी को पता था कि अव्या भारी कपड़ों को ज्यादा देर तक पहन नहीं पाती है, इसीलिए उन्होंने आते वक्त अव्या के लिए एक सिंपल अनारकली ड्रेस भी रख लिया था। अव्या ने वही पहन रखा था। वो रूम के ग्लास डोर के पास जाकर खड़ी हो गई। वहां से नीचे बने गार्डन का बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई दे रहा था। हर तरफ खूबसूरत लाइट्स लगाकर होटल के गार्डन को बहुत अच्छे से सजाया गया था। अव्या ने सोफे पे रखा अपना दुपट्टा उठाया और उसे अच्छे से अपने ऊपर लपेट लिया। अव्या अनिका को डिस्टर्ब न करते हुए एकदम धीरे धीरे रूम से बाहर आ गई। रात के इस वक्त बाहर लॉबी में कोई भी नहीं था। वो सीधे चलते हुए गार्डन की तरफ जाने लगी। गार्डन में आते ही उसने वहां के खुले वातावरण में एक लंबी सांस ली। कमरे में बैठे हुए उसे अपने दिल में जो घुटन महसूस हो रही थी, यहाँ आते ही वह सब गायब हो गई। यहाँ आकर वह अपना सारा दर्द, तकलीफ और उदासी सब कुछ एक पल में भूल गई। वह वहाँ के एक पेड़ के सहारे खड़ी हो गई। उस पेड़ की टहनियों को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया था और उस पर जगह जगह कुछ खूबसूरत लैंप्स भी लगाए गए थे। अव्या अपना सिर ऊपर कर उस पेड़ की सजावट को देखने लगी।
वह अब अपने दिल में आ रहे सभी बुरे ख्यालों को झटक कर यहाँ की सुंदरता में खो जाना चाहती थी। उसने अपने आसपास देखा, ठंडी हवा के झोंकों से पेड़ पत्तियां हिल रहे थे और उनकी सरसराहट की आवाज अव्या के कानों को सुकून दे रही थी। उसे अपने शरीर पर भी ठंडी हवा का स्पर्श महसूस होने लगा। वहां का शांत वातावरण अव्या के दिल की बेचैनी को कम कर रहा था। वह उस पेड़ के सहारे खड़ी होकर गार्डन की खूबसूरती को निहारने लगी। वहां की खामोशी में उसे एक अलग ही राहत मिल रही थी। लेकिन तभी वहां की खामोशी को तोड़ते हुए उसके पीछे से आ रही एक सर्द आवाज उसके कानों पर पड़ी, तुम्हें इतनी रात को यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। यह आवाज उसके पीछे से आ रही थी, लेकिन ये कौन है, ये जानने के लिए अव्या को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी। उसे पता था कि यह शिवाय ही है। शिवाय अव्या से कुछ दूर खड़ा अपनी गहरी नजरों से उसी की तरफ देख रहा था। अव्या अभी भी उसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा के कारण हल्के हल्के उड़ रहे थे। इतनी रात को उस शांत और पूरी तरह से खाली गार्डन में अव्या को ऐसे अकेला खड़ा देख शिवाय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दरअसल शिवाय को भी आज बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। उसका शरीर इतना थका होने के बावजूद उसकी आंखें नींद लेने के लिए तैयार नहीं थीं। उसकी आंखों के सामने बार बार अव्या का वही रोता हुआ चेहरा आ रहा था। वह चाहकर भी खुद को रिलैक्स नहीं कर पा रहा था। वह अपने होटल रूम की बालकनी में आया और अपनी बेचैनी मिटाने के लिए सिगरेट पीने लगा। उसने अभी आधी ही सिगरेट खत्म की होगी कि तभी उसकी नज़रें नीचे गार्डन में एक पेड़ के पास गईं, जहां कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। उसे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि यह कौन है। उसने जल्दी से अपनी सिगरेट बुझाए और नीचे गार्डन की तरफ बढ़ गया। शिवाय की आवाज सुनकर भी अव्या बिना कुछ रिएक्ट किए वैसी ही खड़ी रही। पीछे से शिवाय के जूतों की आवाज उसे अपने करीब आते हुए सुनाई देने लगी। जैसे जैसे वह आवाज और पास आ रही थी, वैसे वैसे ही अव्या की धड़कनें दुगनी रफ्तार से दौड़ने लगीं। अगले ही पल अव्या को अपनी कमर पर एक हाथ रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसने गुस्से और डर से अपनी आंखें भींच लीं। शिवाय ने पीछे से अव्या की कमर को पकड़ लिया और उसके बेहद करीब आकर खड़ा हो गया। शिवाय ने अपने चेहरे को और ज्यादा अव्या की तरफ झुकाया और वह अपनी गर्म सांसें अव्या के कानों पर छोड़ने लगा। उसकी गर्म सांसें अपने कानों पर महसूस कर अव्या का शरीर सहरने लगा। शिवाय अपने हाथों से अव्या की कमर को आहिस्ता आहिस्ता सहला रहा था। उसका चेहरा अव्या के चेहरे के बेहद नजदीक था। वह अपने होठों से अव्या के कान को धीरे धीरे छूने लगा। शिवाय के होठों का स्पर्श महसूस कर अव्या का दिल और तेजी से धड़क रहा था। तभी शिवाय उसके कान के पास बहुत ही हल्की आवाज में बोला, इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रही थी तुम? उसकी बात सुन अव्या ने एकदम से अपनी आंखें खोली, जैसे वह अपने होश में वापस आ गई हो। शिवाय को खुद से फिर से सवाल करता देख अव्या को कुछ देर पहले हुई बात याद आ गई। उसके आंखों के सामने फिर से शिवाय का वही डरावना रूप आने लगा कि कितनी बुरी तरह से वो उससे पेश आ रहा था। वह हड़बड़ा कर शिवाय से दूर होने की कोशिश करने लगी। उसने अपने कमर पर रखे शिवाय के हाथों को एकदम से झटका और उससे दूर होकर खड़ी हो गई। शिवाय जो अव्या में खोया हुआ था, अव्या के एकदम से ऐसे रिएक्ट करने से वह भी हैरान हो गया। लेकिन उसे अव्या का इस तरह उसे खुद से दूर झटकना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे फिर से अव्या पर गुस्सा आने लगा। अव्या बिना शिवाय की तरफ देखे जल्दी से वहां से जाने लगी। तभी शिवाय ने एक झटके से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। अव्या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए उससे बोली, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ, अगर किसी ने देख लिया तो। शिवाय ने अव्या को वापस ले जाकर उसी पेड़ से सटा लिया और उसकी तरफ देखते हुए थोड़ी कड़क आवाज में बोला, कुछ पूछा है तुमसे? यहाँ इतनी रात को अकेले क्या कर रही थी? अव्या भी अब गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब क्या अपने रूम से बाहर निकलने के लिए भी मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या तुम कुछ पल के लिए भी मुझे चैन से नहीं रहने दे सकते? अव्या की बातें शिवाय को फिर से गुस्सा दिला रही थी। वो अव्या के ऊपर झुकते हुए बोला, लगता है तुम्हें एक बार में कही गई बात समझ नहीं आती। अव्या अपने एक हाथ से शिवाय को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसको ऐसा करते देख शिवाय ने उसका हाथ अपने हाथ में कस लिया। वो गुस्से से अव्या की तरफ देखने लगा। तभी अव्या के मुंह से दर्द से तड़पते हुए एक जोर की आह निकली। दर्द से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसको अचानक से इतना ज्यादा दर्द में देख शिवाय को कुछ समझ नहीं आया। दर्द से कसमसाते हुए अव्या अपने हाथ की तरफ देखने लगी, जो अभी भी शिवाय ने मजबूती से पकड़ रखा था। शिवाय भी जल्दी से उसके उस हाथ को ध्यान से देखने लगा। उसने देखा तो अव्या की अंगूठी पहनी हुई उंगली पर हल्के हल्के रेड कलर के निशान दिखाई दे रहे थे। उस पर थोड़ी सूजन भी लग रही थी। वह देख शिवाय को याद आया कि कैसे कुछ देर पहले उसने ही गुस्से में आकर अव्या के उस हाथ को जोर से दबाया था। वह याद आते ही
उसने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे खुद पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अव्या की तरफ देखा तो अभी भी अव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। पता नहीं क्यों, पर अव्या को इतना दर्द में देखना शिवाय को सहन नहीं हुआ। शिवाय बिना कुछ सोचे अव्या के पीछे वाले पेड़ पर जोर जोर से अपना हाथ मारने लगा, जैसे वह अपना सारा गुस्सा उस हाथ पर निकाल देना चाहता हो। अव्या, जो पहले से ही दर्द में थी, शिवाय को ऐसा करते देख उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो एक पल के लिए अपनी जगह पर ही जम गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। लेकिन फिर वह जल्दी से शिवाय को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगी, पर शिवाय कहाँ उसकी सुनने वाला था। वह अब भी पूरी शिद्दत से अपना हाथ पेड़ पर मारे जा रहा था। उसके हाथ से अब हल्का हल्का खून बहने लगा था, जिसे देखकर अव्या और भी ज्यादा डर गई। वह उसे रोकने की कोशिश करते हुए चिल्लाई, यह क्या पागलपन कर रहे हो तुम? अपने होश में तो हो। देखो, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, प्लीज रुक जाओ। लेकिन इसके बावजूद शिवाय नहीं रुका। वो और भी बेरहमी से अपना हाथ उस पेड़ पर मारने लगा। शिवाय को ऐसा करते देख अव्या का चेहरा आंसुओं से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और जैसे तैसे शिवाय के हाथ को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। शिवाय अपनी गुस्से से लाल आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाथ छोड़ो मेरा। उसे इस हाल में देख अव्या बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन फिर भी उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसने डरते हुए अपना सिर ना में हिलाया और रोते हुए धीमी आवाज में बोली, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें चोट लगी है, प्लीज प्लीज। शिवाय एकटक अव्या की आंखों में देखने लगा। उसे इस वक्त अव्या की आंखों में अपने लिए सिर्फ और सिर्फ चिंता दिखाई दे रही थी। लेकिन क्यों वह उसकी इतनी परवाह कर रही थी? शिवाय ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह अपने अंदर के उबलते गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। अव्या अभी भी रोए जा रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान शिवाय के हाथ पर था, जो अब पूरी तरह खून से सन चुका था। उसने अब भी शिवाय के हाथ को थामे रखा था, जैसे अगर उसने हाथ छोड़ा तो पता नहीं शिवाय फिर क्या कर बैठेगा। शिवाय ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अब वह थोड़ा शांत लग रहा था। उसने देखा कि अव्या अभी भी अपनी चिंता भरी नजरों से उसके जख्मी हाथ को देख रही है। वह उससे पूछना चाहता था कि वह उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही है, उसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन चाहकर भी वही ये सवाल नहीं कर पाया। कहीं न कहीं उसे डर लगता था, हाँ, द ग्रेट शिवाय सिंघानिया को डर लगता था, ये सोचकर कि अगर अव्या का जवाब वह नहीं हुआ जो वह सुनना चाहता है, तो क्या होगा। वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसे एहसास हुआ कि अव्या उसका दूसरा हाथ पकड़कर उसे खींच रही है। वह तुरंत अपने पुराने अंदाज में वापस आ गया और अपनी सख्त नजरों से उसकी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, ये क्या कर रही हो तुम। उसकी उन नजरों को देख अव्या फिर से डरने लगी। अभी अभी शिवाय का जो रूप उसने देखा था वह उसके लिए बहुत डरावना था। उसने शिवाय का हाथ पकड़े हुए ही अपनी नजरें नीचे झुका ली और घबराई हुई आवाज में कहा, वो अंदर चलो, तुम्हारी चोट को साफ करना जरूरी है।